Hello, students. Going ahead with the subject of consumer behavior and advertising management. यूनिट 3 पे हम लोग थे और यूनिट 3 पे आपको जो नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे दैट वुड बी द इंडियन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री. ओके, काफ़ी अगर देखेंगे तो इट्स बीन अ लॉन्ग हिस्ट्री दैट वी गॉट एंड द एवोल्यूशन ऑफ एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ बीन सिग्निफिकेंट. तो उसको डिस्कस करेंगे एंड फ्रॉम वेयर वी वर फ्रॉम द हम्बल ओरिजिन्स एंड टुडे वेयर वी आर इन टर्म्स ऑफ the magnitude and the scope of advertising. So अभी अगर बात करेंगे just to give you a flavor of the advertising industry market size, I don't have the current figures to quote, लेकिन अगर हम बात करेंगे 2014-15 में जो है ये एस्टिमेट किया गया था कि जो एडवर्टाइजिंग पे खर्चा किया गया है, the advertising spends by various companies in India was approximately 43,000 crores. Now that's a significant kind of expenditure. यानी कि ad industry की जो बात करेंगे, the ad industry combined business that they did was around 43,000 crores in 2013-14. ये और उसके बाद आप देख रहे हैं कि नीचे नहीं होना है, वो ऊपर ही होना है. अभी अगर करंट फिगर लेंगे, आई एम वेरी श्योर इन सम एट अ फ्यूचर पॉइंट इन टाइम आई विल डेफिनेटली फाइंड आउट द करंट फिगर्स एंड शेयर इट विद यू. उसमें आप ये देखेंगे ये एकदम से इतना जो है मैनी फोल्ड इंक्रीज हुआ क्यों. तो सिर्फ ऐसा नहीं कि कंज्यूमर आइटम्स हैं जिसपे कि मैन्युफैक्चरर्स ऐड देते हैं. एक बहुत बड़ा एलिमेंट उभर के आया जिसको कि एडवर्टाइजिंग की आवश्यकता थी और जो जिसको कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री ने बहुत सुंदर तरीके से, बहुत एफिशिएंट तरीके से उसको केटर किया एंड दे केम आउट विद वेरियस एड्स. दिस इज पॉलिटिक्स. ठीक है, यानी कि इलेक्शंस. तो यहाँ पर 3 आ रहे हैं जो पहले नहीं थे, वो 3 कैटेगरी उभर के आए जहाँ पे एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत पड़ी. And the advertising agencies and the industry as a whole adapted to the requirements of these 3 new categories जहाँ पे उन्होंने देखा कि स्कोप है एडवर्टाइजिंग का. तो पहला हुआ आपका इलेक्शंस, चाहे वो स्टेट इलेक्शंस हो चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो. दोनों की वजह से एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को काफ़ी बूस्ट मिला. दूसरा एरिया था आपका ई कॉमर्स. ई कॉमर्स में आप देखेंगे कि वहाँ भी जो ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म द स्कोप एंड रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैज गॉन ट्रिमेंडसली. एंड द थर्ड एरिया इज टेलीकॉम. टेलीकॉम बोथ एज अ टूल, एज अ मीडिया जिसके थ्रू, मैसेजेस के थ्रू आप इसको टारगेट करते हैं, एंड अदरवाइज. अभी क्या है कि इंडिया जो है इट इज़ इन द एशिया रीजन. इन द एशिया रीजन India is number 2 in terms of the fastest growing advertising market, only after China. ठीक है. अब हम बात करेंगे इंडियन एडवर्टाइजिंग एजेंसी ये इंडस्ट्री की. उसका जो ग्रोथ पैटर्न है वो क्या रहा है, उसका एवोल्यूशन. तो हम बात करेंगे यहाँ पे सिंस इंडिपेंडेंस. ठीक है. तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर देखेंगे तो एडवर्टाइजिंग एज अ टूल, जो पहला केस लोगों ने डिसिफर किया कि भाई कहाँ से ये इवॉल्व, कहाँ से पैदा हुआ है. तो द फर्स्ट केस ऑफ यूजिंग एडवर्टाइजिंग एज अ टूल कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एंशिएंट इजिप्ट. इजिप्ट में जब ये एक्सकवेशन तमाम कर रहे थे तो साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह जो है उन्होंने जब ज़मीन खोदी तो उसमें से क्या निकला कि स्टील के कार्विंग्स निकले. ना स्टील वॉज बीइंग यूज्ड एट दैट टाइम ऑफ टाइम. तो कार्विंग्स देखे विच वर थॉट टू बी सम काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग टूल. ठीक है. तो वहाँ से पता लगा कि भाई ह्यूमंस का जो डेवलपमेंट है वो कॉन्स्टेंट हो रहा है, एन एवोल्यूशन. तो यानी कि
जो हम बना रहे हैं उसको बेचने के लिए थोड़ा सा एफर्ट, और वो एफर्ट किसके थ्रू हो रहा है? कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन का कौन सा माध्यम है? एडवर्टाइजिंग। 1500s, द ईयर 1500 AD, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1500s के आसपास एक सज्जन थे जोहान्स गुटेनबर्ग, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया। और जब प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया तो एडवर्टाइजिंग फिर वो चीज़ नहीं रही जो पहले थी, उसका नेचर एकदम बदल गया, क्योंकि एकदम से उनको एडवर्टाइजिंग वालों को क्या मिल गया? एक नया माध्यम, न्यूज़पेपर, प्रिंटिंग प्रेस। उसके बाद धीरे से टेलीविज़न आया, एंड अगेन द इंडस्ट्री अंडरवेंट अ ट्रेमेंडस चेंज। करेंट सिनेरियो, डिजिटल रेवोल्यूशन, डिजिटल पब्लिकेशंस, डिजिटल मार्केटिंग। और आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एक फैक्टर आ गया है इन द मार्केटिंग कैंपेन्स। टू अंडरस्टैंड बेटर कि इंडिपेंडेंस के बाद से एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का क्या जर्नी रही है, तो इसको 3 फेज में बांटा गया है, 3 phases. The first one, phase 1, is post independence to late 1970s, अबाउट 1980 के आसपास तक। तो इंडिपेंडेंस से 1980 के आसपास तक। फेज 2 1981 से 1989, एंड फेज 3 1991 से टिल डेट। ठीक है, हम बात करेंगे फेज 1, दैट इज फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल 1980। तो बात समझिएगा कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, तो कुछ की इंडस्ट्रीज थी या कुछ की एरियाज थे जहाँ पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। एंड व्हेन द ब्रिटिशर्स दे वेंट बैक इन 1947, ये देखा गया कि मोस्ट ऑफ द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ऑपरेटिंग एट दैट टाइम इन इंडिया वर ओन्ड बाय ब्रिटिशर्स। इसका एक रीज़न था, बताते हैं आपको। Now what happened is कि जब when these guys left, so after the transfer of power from Britishers to India, a lot of these companies, जो advertising companies directly indirectly associated थे, a lot of these companies were either shut down or were sold to Indians. लेकिन हुआ क्या कि चूँकि एकदम से इंडियंस वर बीइंग एक्सपोज टू अ न्यू कॉन्सेप्ट जो कि ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में कंट्रोल करके रखा हुआ था, तो क्या हुआ कि जो इतना प्रेस्टिजियस टैग अटैच था इन एजेंसी के साथ, तो इंडियंस क्या बोले कि दे चोज टू वर्क विद द ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स, क्योंकि दे कुड नॉट हैंडल इट बाय देमसेल्व्स। एक और रीज़न बहुत बड़ा था कि जो मशीनरी चाहिए होती थी इसके लिए, वो लाइक प्रिंटिंग प्रेसेस एक्सेट्रा, तो वो आमतौर पे बाहर ही बन रहे थे। दे वर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड अब्रॉड, और उनकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर कॉस्ट एक्सपेंसेस थे वो इतने ज़्यादा थे कि इंडियंस को अगर इंडिपेंडेंट करते तो अफोर्ड नहीं कर पाते। हेंस दे रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप विद द ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स जो पहले इसको काम कर रहे थे। फिर हुआ कि 1905 में, आपको ऐसे बताना है कि 1905 में द फर्स्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाज एस्टैब्लिश इन मुंबई बाय मिस्टर बी दत्ताराम, एंड उसके बाद जो पहली एक्चुअली रिनाउंड, अगर हम बात करेंगे एजेंसी, मिस्टर जे वॉल्टर थॉमसन, उन्होंने जो है एक एजेंसी यहाँ पर डाली इंडिया में, मुंबई में, जो कि एक्चुअली इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ compete कर सकती थी। तो एस्टैब्लिशमेंट तो 1905 में हो चुका था एजेंसीज का, लेकिन हम जो इसका एक्चुअल रोल आ रहा है वो हम आपको बात करेंगे 1947 के बाद से। ओके, ये समझिएगा कि एक चीज़ और थी। अगर हम बात करेंगे इन द ईयर 1967, ठीक है, तो 1967 इतना सिग्निफिकेंट ईयर क्यों है? क्योंकि तब रेडियो जो है कमर्शियल बेसिस पे आ गया था। सो रेडियो वाज अवेलेबल in 1967 on a commercial basis,
एंड उस समय जो बात करेंगे, आज भी काफ़ी हद तक हमारी पॉपुलेशन इज लिविंग इन द रूरल एरियाज, बट कंसिडर इन 1967 definitely most of the population was in rural areas. Number one. Number two, infrastructure was not there. Infrastructure मतलब जो आपकी रोड कनेक्टिविटी है, पावर सप्लाई वॉज एराटिक, etc. तो लोगों के पास क्या माध्यम था रेडियो। और तब भी क्या था कि बैटरी ऑपरेटेड नहीं था, वो एक वाइंडिंग मशीन थी, उसको आप वाइंड करेंगे तो उसका रेडियो आपका चल जाएगा, ऐसा भी होता था। दैट वॉज अ टाइम, अभी तो हम लोग काफ़ी बेटर हो गए हैं, दैट वॉज अ टाइम जब इलेक्ट्रिसिटी वॉज वेरी वेरी हाई। तो जब इलेक्ट्रिसिटी हाई थी तो प्रिंट मीडिया अगर होता तो लोग पढ़ तो सकते नहीं थे, यानी कि जो भी एड्स प्रिंट पे आ रहे थे उसकी एफिशिएंसी, उसकी एफिकेसी वॉज क्वेश्चनेबल, नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो और उस समय ये था कि मान लीजिए कि अगर बेटा जो है वो शहर में रहता है और पिताजी गांव में रहते हैं, बेटे ने चिट्ठी लिखी तो पिताजी क्या करेंगे, पिताजी पोस्ट मास्टर को बोलते थे, पोस्टमैन को जो डिलीवर करता था चिट्ठी, कि भी अब पढ़ के सुना दो। पुराने टाइप की जो मूवीज़ बनती थी 1970s वगैरह की मूवीज़, उन्होंने उसमें काफ़ी दिखाया गया है कि वो गांव में रह रहे हैं और गांव शहर से चिट्ठी आई है, तो चूँकि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, पोस्टमैन को बोला गया भैया पढ़ के सुना दो। तो जब इतनी डिपेंडेंसी थी, लिटरेसी लेवल कम था, प्रिंट मीडिया एज अ टूल फॉर एडवर्टाइजिंग वॉज नॉट प्रेफर्ड, ऑल्दो द प्रिंटिंग प्रेसेस वर इन प्लेस। सो 1967 onwards, when the ratio was commercialized, it took on as a superb outlet or a tool for advertising. आप ये समझिए कि हर एक जगह रेडियो होता था, ऐसा भी नहीं था, तो हब्स बन जाते थे। शाम को मान लीजिए कि 25 लोग इकट्ठा हुए और एक रेडियो बजता था, सब लोग वहाँ पर आपस में न्यूज़, क्रिकेट मैचेस, ये सब सुनते थे। Everything was being broadcast through radio, and that is why the ads were also there through the radio that time. This was a time जब एक बहुत ही आइकॉनिक एड का जन्म हुआ, बहुत गजब का, और वो प्रोडक्ट है अमूल बटर, अटरली बटरी डिलिशियस। तो नाउ दिस was perhaps one of the most successful ads ever made, वो तब से बना गया और आज भी वही है अमूल का टैगलाइन, अटली बटली डिलिशियस। ओके, फेज 2 पे आ जाइए। फेज 2 पे जो है आपको बताया था 1981 से 1989, यहाँ पे अब 80s की बात आ गई। तो 80s में टेलीविजन सेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, भले ही ब्लैक एंड वाइट, लेकिन लोगों को खरीदने में, मतलब परचेजिंग बात थोड़ी सी लोगों की बढ़ गई थी, तो भले ही वो कलर टेलीविजन ना लें, बट ब्लैक एंड वाइट भी बिकने लगे। एंड उस समय जो मेन प्लेयर था इन द मार्केट वॉज दूरदर्शन, क्योंकि और कोई था ही नहीं। और दूरदर्शन क्या था, दूरदर्शन इतनी बढ़िया काम किया कि फार्मर्स के लिए भी उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया चौपाल करके। यानी कि अगर वो एड्स कंपनीज दे रही हैं, जैसे कि पार्ले जी का ऐड आता था, पार्ले जी का, और ये और कौन सा था, बजाज स्कूटर, तो बजाज स्कूटर है, पार्ले जी है, दीज और आइकॉनिक ब्रांड्स। तो इनका भी ऐड गांव तक पहुंच रहा था, क्योंकि एक ऐसा प्रोग्राम था जो फार्मर्स को इन्होंने टारगेट किया था। और गांव में क्या होता था कि एक टीवी, जैसे रेडियो पहले होता था कि एक रेडियो 25 लोग देखते थे, सुनते थे, तो वहाँ पर अब एक टीवी, मान लीजिए कि सरपंच का लगा हुआ है, तो शाम को 20, 22, 25 लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं। हेंस द अवेयरनेस ग्रीव अबाउट प्रोडक्ट्स। ओके, तो दूरदर्शन जब दरवाजे खोले, एडवर्टाइजर्स तुरंत जो है उन्होंने वहाँ पे अपना लाइन लगाना शुरू कर दिया कि भैया हम दूरदर्शन के माध्यम से एड्स देंगे। दिस ट्रेंड कंटिन्यू टिल द लेट 1980s। लेकिन अब आपको बताएं फेज 3। अब फेज 3 क्या कहता है, 1991। नाउ व्हाई 1919 was very important, because 1991 the then Prime Minister Mr. Manmohan Singh, he initiated LPG, liberalization, globalization and privatization. So the moment he opened the doors to foreign companies and competition, this led to a frenzy in the market, और तमाम कंपनीज वो जो है इंडिया के दरवाजे खटखटाने लगे, भी हमको भी अंदर आना है, हमको भी अंदर आना है, हमको भी अंदर आना है।
एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो यहाँ पर थी और जो आई, दे वर क्विक टू अडेप्ट टू दीज चेंजेस इन द मार्केट सिनेरियो। तो बात करेंगे अगर कि 1990 से एंटिल डेट, तो इंडियन एजेंसीज का जो अडेप्टेशन हुआ, जो एवोल्यूशन हुआ, तो दे बिकेम एज गुड एज एनी फॉरेन एजेंसी ऑपरेटिंग। और यहाँ पे एक बात और थी कि पहले होता था कि भाई कुछ ही लोग पढ़ पाते हैं और उनके लिए ऐड बनाना। आज की तारीख में जो ऐड बनता है, इट इज़ केटरिंग टू मिलियंस ऑफ पीपल एट वन सिंगल टाइम, so that's a huge challenge. And as we said, the latest point out here to consider is of the digital marketing from after the year 2000. और आज की तारीख में तो इतना ज़्यादा स्कोप है और डोमिनेंट फैक्टर है कि आप लोग सब उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द इंडियन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, 3 phases as we discussed. So this finishes your topic about the Indian advertising industry. बाकी बात आपसे the next point in the next video. So till then, take care.